चलिए बच्चों देखिए, इस पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स देखनी हमें। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम देखेंगे। देखिएगा, ये एक्सरसाइज 10.4 में प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों? जहां पर a की वैल्यू ये गिवन है और b की वैल्यू ये गिवन है। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी निकाला हमने, ये दोनों को जोड़ दिया, उसको मैंने c मान लिया थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए लेट इट इज c। फिर मैंने a माइनस बी निकाला, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, उसको मैंने लेट डी मान लिया। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा बच्चों यूनिट वेक्टर? जब मैंने इसको ए प्लस बी को सी और इसको डी मान लिया तो सी क्रॉस डी ओवर सी क्रॉस डी का मॉड चाहिए या नहीं चाहिए? या सीधे सीधे अगर आप सी डी नहीं मानते तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई आप ये मान लीजिए, एक वेक्टर ये है, दिस इज ए प्लस बी, एक वेक्टर ये है, दिस इज ए माइनस बी, और मुझे यूनिट वेक्टर एन कैप चाहिए। कैसे निकलेगा? एन कैप क्या होता? ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता कि नहीं होता? और चूंकि बात यूनिट की हो रही है तो उसके मॉडुलस से, मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। प्लस माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि डायरेक्शन उसकी अपर साइड में भी हो सकती है और लोअर साइड में भी हो सकती है। तो आइए बच्चों, सिंपली सी क्रॉस डी यानी कि जो हमने ए क्रॉस बी जैसे निकालना सीखा था वेक्टर प्रोडक्ट में, वही डिटर्मिनेंट में आई जे के, और फिर इन दोनों वेक्टर में जे के कोफिशिएंट लिख दिए हमने। इसको सिंप्लीफाई करा तो सिंप्लीफाई करके सी क्रॉस डी की वैल्यू 16i माइनस 16j माइनस 8k आई। अब बच्चों इसका मैंने मॉडुलस निकाल दिया, आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट जो कि 24 आया। तो बस ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज प्लस माइनस सी क्रॉस डी ओवर दिस। अब सी क्रॉस डी की वैल्यू ये उठा ली और इसके मॉडुलस की ये उठा ली, तो यहां से आपको आपका यूनिट वेक्टर आ गया जो वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3 नंबर, इसी की है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। सुनो पहले, इफ ए यूनिट वेक्टर ए that make angle pi by 3 with I से मतलब है यूनिट वेक्टर I, pi by 4 with यूनिट वेक्टर J and an acute angle theta with यूनिट वेक्टर K, then find थीटा। एक तो थीटा बताना है जो K के साथ एंगल बना रहा है, and hence the component of vector A। ठीक है जी, आइए मान ले रहा हूं मैं कि लेट वेक्टर ए इज a1i प्लस b1j प्लस c1k। क्योंकि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉडुलस है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट वो 1 होना चाहिए कि नहीं? इसको के अंडर रूट को हम 1 कहते हैं। तो यहाँ से a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर ये 1 आया बच्चों या नहीं आया? जल्दी बोलिए। अब चूंकि हम एंगल जानते हैं cos थीटा, दो वेक्टर के बीच क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर मॉड a मॉड b, जानते हैं कि नहीं? तो चलिए अब आइए, वेक्टर a और i के बीच एंगल पाई बाई 3 है कि वेक्टर a रखिए डॉट i ओवर मॉड a दिस इनटू मॉड j, मॉड i की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 क्या हो जाएगा? ये आई डॉट आई 1 होगा, फिर b1 j डॉट आई तो j डॉट आई 0, फिर k डॉट आई 0, तो सिंपल a1 आई डॉट आई, तो ये a1 बचेगा कि नहीं बचेगा? आई डॉट आई 1 हो गया।
और cos पाई बाई 3 1/2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ऐसे ही j के साथ पाई बाई 4 एंगल बना रहा है तो a डॉट जे ओवर मॉड a मॉड j, जल्दी बोलो भाई, यहाँ पे मॉड j करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा यहाँ, अब b1 j डॉट j1 होगा तो ये कितना बनेगा b1 और नीचे 1 हो गया तो b1 की वैल्यू 1/√2 क्योंकि cos पाई बाई 4 1/√2 होता। अब a1 b1 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए इसमें, तो यहाँ से मेरे पास c1 आया, c1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है तो c1 मैंने 1/2 लिया। अब बच्चों यहाँ पे c1 प्लस माइनस 1/2 क्यों नहीं लिया वो भी बता रहा हूँ, कायदे से प्लस माइनस लेना चाहिए हमें। उसने कहा है यहाँ पे एन एक्यूट एंगल थीटा विद के के साथ जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा। आइए बच्चों, अगर मैं यहाँ C1 की वैल्यू पहले चलिए प्लस ही ली मैंने तो वेक्टर ये क्या हो गया 1/2i 1/√2j 1/2k। अब यूनिट वेक्टर के साथ एंगल जो बनाएगा वो पूछा जा रहा है तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट के ओवर मॉड a मॉड के। चलिए a डॉट a मैंने ही रख दिया डॉट के, तो क्या हो जाएगा ये i डॉट के 0 j डॉट के 0 तो k डॉट के 1 यानी कि 1/2 k डॉट के, ये 1 हो जाएगा मॉड a और मॉड के 1 हो गया तो फाइनली cos थीटा इक्वल टू 1/2 आया। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ माइनस ले लिया होता c की वैल्यू, यहाँ पे c1 माइनस 1/2 लिया होता तो यहाँ माइनस 1/2 आएगा। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1/2 के डॉट के ओवर 1 इंटू 1 तो cos थीटा माइनस हाफ हो जाता कि नहीं। अब अगर cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री, और उसने पहले बोला है कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है यानी कि 0 से 90 के बीच है। तो समझ गए बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिया था माइनस नहीं लिया। लिख भी सकते हो यहाँ C1 इक्वल टू हाफ या C1 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, बोलो जल्दी, C1 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में सो C1 इक्वल टू प्लस हाफ बिकॉज एंगल वेक्टर A मेक एन एक्यूट एंगल विद यूनिट वेक्टर K, क्लियर है, इसलिए प्लस लिया तो ये आ गया साहब। और वेक्टर A गिवन है ये, वो पूछ रहा था नेक्स्ट में एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। भैया इस वेक्टर A के देखिए दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट की बात करूंगा तो 1/2i 1/√2j 1/2k, और सिंपल अगर कंपोनेंट की बात करता है वो तो क्या आएंगे बच्चों 1/2 1/√2 एंड 1/2। सिंपल कंपोनेंट का मतलब है जो i j k के कोफिशिएंट है उनको पूछ रहा है, करिएगा नोट इसे। चलो बच्चों इसी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, वैसे तो करवाने लायक नहीं है लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, सो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस a क्रॉस b। बहुत सिंपल, देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये a क्रॉस a प्लस ये साइन बीच का प्लस है नहीं a क्रॉस b, ठीक। अब ये साइन आ जाएगा माइनस b क्रॉस a, फिर ये साइन माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया b क्रॉस b। तो ये क्या बना a क्रॉस a, ये a क्रॉस b और b क्रॉस a को क्या लिखेंगे बच्चों आप जानते हो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बताया था कि नहीं, कॉम्यूटेटिव नहीं होते, अगर नहीं होते तो क्या होते हैं फिर ये a क्रॉस b की वैल्यू माइनस b क्रॉस a होती है, जानते हो कि ना, यहाँ a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पार्ट प्ले करती है। भैया माइनस b क्रॉस a की जगह प्लस a क्रॉस b, और ये b क्रॉस b है ये, तो देखिए a क्रॉस a 0 हो गया, b क्रॉस b 0 हो गया, और ये क्रॉस b इंटू a क्रॉस b तो ट्वाइस a क्रॉस b आया कि नहीं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा यार a क्रॉस a 0 कैसे हो गया, अरे आप देखिए भाई a क्रॉस b क्या होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ b की जगह मैं a रख दूं तो a क्रॉस a मॉड a, भैया थीटा 0 डिग्री नहीं आ जाएगा क्या। जब मैं a क्रॉस a निकाल रहा हूं तो साफ सी बात है जो हमारे वेक्टर हैं
उनके बीच एंगल 0 हो गया, तो एंगल 0 तो साइन 0 0। इसलिए अगर दो वेक्टर हमारे सिमिलर हैं तो इसका मतलब वो या तो पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इनकी वैल्यू ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, ये सारे के सारे 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। यस 11 नंबर, लेट द वेक्टर a and b such that mod a equal to 3 and mod b equal to 2 over root 3 that a cross b is a unit vector। अगर mod a mod b ऐसा है, वो कह रहा कि a cross b जो है वो एक यूनिट वेक्टर बन गया। if the angle between a and b is, एक मिनट, a यूनिट वेक्टर, a cross b is a unit vector, find the एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसा समझिए। बहुत सिंपल है बच्चों, ए क्रॉस बी आप जानते हो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, दोनों तरफ मॉड लो, तो ये कितना हो जाएगा, डबल मॉड है तो बाहर सिंगल में आ जाएगा, साइन थीटा मॉड में एन कैप, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, कोई मॉड हटा देंगे क्योंकि 0 से 180 के बीच एंगल है, और एन कैप जो है ये 1 हो गया। तो रखिए ए क्रॉस बी की जगह 1, मॉड ए की जगह 3, मॉड बी की जगह √2/3, और ये बन गया आपका साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो बच्चों थीटा π/4 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट, π/4 यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, नहीं। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टेक्स ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर दिस 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 एंड दिस। ये ए के पोजीशन वेक्टर है, ये बी के, ये सी के और ये डी के, ऐसे मैंने रेक्टेंगल बना। तो भैया रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, आप जानते हो सीधे सीधे मॉड ए बी मॉड ए डी। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर ए बी निकाला, क्या होगा वो, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए निकाला, 2i बचा, तो मॉड ए बी कितना हो जाएगा, 2i का मतलब 2 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि √4 यानी कि 2। ऐसे ही एडी निकाला, एडी क्या हो जाएगा, ओडी माइनस ओ ए, ओडी माइनस ओ ए। तो ओडी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, ये माइनस जी आया, तो यहां से मॉड ए डी निकल गया। बस सिंपल, मॉड ए बी इंटू मॉड ए डी, 2 × 1 यानी कि 2। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, दिस इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। करिए बच्चों नोट। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म हमें पढ़ने हैं। हालांकि ये मुझे 3D में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ने थे, लेकिन चलिए एक बार यहाँ हम फिर देख लेते हैं। बच्चों 2 टर्म यूज करते हैं हम, क्या, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, एक्चुअल में हम 3D में वैसे तो ये होता है एक्स एक्सिस, अब चूंकि इसे ऐसे नहीं दिखा सकते तो इसलिए इसको ऐसे दिखा दिया गया है। अब मैं अगर इसको कहूं भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90, ये भी 90 और इन दो के बीच तो 90 है ही। तो देखिए ये कोई एक मैंने लाइन ड्रॉ की ओपी, अगर कोई लाइन ओपी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बीटा और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल गामा बनाती हो। अब आप कहोगे पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो गई साहब, अब आप खुद देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो भैया एक डायरेक्शन ये भी तो है, एक ये भी है, एक ये भी है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव है, अगर मैं ऐसे लेता हूं और अगर ऐसे लेता हूं तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हुई, ठीक। अब ऐसी जेड एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नहीं है, दिस इज पॉजिटिव और ये आपकी नेगेटिव। ऐसे एक्स एक्सिस से आप ले लीजिए। तो आइए, अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बीटा एंड जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर एंगल गामा बनाता है
कोई लाइन, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन। जल्दी बोलो, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन या दैट वेक्टर। और इसको बच्चों शॉर्ट में हम एल, एन और एन से डिनोट कर देते हैं, यानी कि cos अल्फा को एल से, cos बीटा को एन से, cos गामा को एन से। और बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होता है बच्चों, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे एक अलग से ही पूरी वीडियो आपको बना के दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें बहुत क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है जो मैं करने जा रहा हूँ, तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप यहाँ छोड़ दीजिएगा। फिर जब मैं डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो पे आपको वीडियो दूंगा बना के, उस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाए। क्लियर है बच्चों? तो हाल फिलहाल तो आप बस इस प्रॉब्लम को देखिए। अब यहाँ पे केवल ये रिलेशन है, इसने क्या कहा है ध्यान से देखिएगा। अब मैं मान ले रहा हूं दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कोई एक वेक्टर है P, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल 30 बना रहा है। भैया वाई एक्सिस से 60 हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। वाई एक्सिस से 60 और जेड एक्सिस से 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब फिर आप वही बात करोगे कि ये 90 है क्या, ये तो 180 दिखाई दे रहा है। भैया बात 3D फिगर में हो रही है। कैसे हो रही है? 3D फिगर में। फिर मैं बना देता हूं, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स है और ये वाई। अब मुझे इस एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर लेना है जो कि एक्स एक्सिस से एंगल, ये ऐसे मान लो 30 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस से 60, जेड एक्सिस से 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा अपने आप में? बोलो बच्चों, क्या हो गया आगे? जेड एक्सिस से 90 डिग्री। तो पूछ क्या रहा था वो? राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है? जल्दी बोलो बच्चों, 30 डिग्री। वाई एक्सिस से ऐसे मान लो, ये मान लो, चलो एक्स एक्सिस से 30, वाई एक्सिस से 60 और ये भैया 90 डिग्री। तो क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन इसके? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यानी कि cos 30, cos 60 एंड cos 90, यानी कि √3/2, 1/2 एंड g। ये क्या हो गए बच्चों इसके? जल्दी बोलो, ये हो गए इसके डायरेक्शन कोसाइन। होंगे कि नहीं होंगे बताइए। अब मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, इसमें लिखना है वेक्टर की फॉर्म में। तो भैया अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो ये OP की फॉर्म में लिखूंगा, तो √3/2i प्लस 1/2 j और 0k। तो वो पहले से ही आपको ध्यान है किसमें बोल रहा था? वो बोल रहा था एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि जेड का यानी कि कंपोनेंट उसमें नहीं आएगा। बोलो बच्चों, जेड का कंपोनेंट नहीं आएगा। अब फिर सुनिए, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है वो। वेक्टर ओपी कितना हो जाएगा? वेक्टर ओपी ओवर दियर मॉड, सॉरी यूनिट वेक्टर ओपी कितना हो गया? वेक्टर ओपी ओवर दियर मैग्नीट्यूड। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री दिस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वही आएगा √3/2i 1/2j ओवर मॉड ओपी। मॉड ओपी का मतलब इसका मॉडुलस, वो 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। लिख दो चलो, 3/4 1/4
तो √3/2i प्लस 1/2j ओवर 1। तो यही हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो बच्चों ईमानदारी तो ये है कि इसने डायरेक्शन रेशियो कोसाइन को यहाँ पे पता नहीं क्यों दोनों चैप्टर में बाइफरकेट कर दिया नेसेसरी। अभी जब हम 3D करेंगे तो 3D में आपको बहुत क्लियरली डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो पढ़ाऊंगा मैं, उस पर बेस प्रॉब्लम भी कराऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इस प्रॉब्लम को पहली वाली को नोट करिए, समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं आती है तो मैं इसको दूसरी वीडियो के साथ आपको करा दूंगा। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 3 बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। यस, क्या है? ए गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखो इधर, ऐसे समझ लो, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है साहब। ए गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से 4 किलोमीटर वेस्ट आ गया है। ठीक है। Then she walked 3 kilometer in the direction of 30 degree east of north. ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ये 3 किलोमीटर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब समझते हो, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को 30 डिग्री, ये दिस ईस्ट से नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री हो गया। अब ये वहां फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। अभी अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये ओपी पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट, एंड स्टॉप, पी पे स्टॉप हो गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी कि यहीं से तो डिपार्चर हुई थी, तो ओपी पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों, ये फिगर मैंने इधर बना रखी है। ये 30 डिग्री, ये 60 हो गया, 3 किलोमीटर, ये पूरा 4 किलोमीटर, ये ओ, यानी कि हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, हमसे क्या मालूम करा जा रहा है, हमसे मालूम करा जा रहा है ओ क्यू, ये ओ क्यू ये मालूम करा जा रहा है दिस। और बच्चों ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू ओ पी प्लस पी क्यू। अरे जल्दी बोलो, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू हो गया। अब मुझे एक तो ओ पी चाहिए, तो ओ पी कैसा आएगा बच्चों, ओ पी उसने दिया हुआ है 4 किलोमीटर, निगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं हम, 4 किलोमीटर जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे, ओ से इस तरफ को, तो ओपी हमारा -4i हो गया भाई। 4 तो उसका मैग्नीट्यूड और i यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिलेगा कि नहीं। अब वेक्टर ओपी मिल गया। अब मुझे चाहिए बच्चों पी क्यू। अरे इस ओ क्यू के लिए ओपी प्लस पी क्यू था ना, तो पी क्यू चाहिए। अब पी क्यू कैसे मिलेगा बच्चों, उसके लिए इधर आओ, पी क्यू देखिए, पी क्यू कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल में पी क्यू आर में, तो पी क्यू किसके इक्वल हुआ, पी आर प्लस आर क्यू के, पी आर प्लस आर क्यू के होगा कि नहीं होगा। अब आइए पी आर कैसे मिलेगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में cos 60, पी आर ओवर पी क्यू, तो पी आर इक्वल टू पी क्यू cos 60, और पी क्यू कितना है बच्चों, 3 किलोमीटर है, तो 3 इंटू 1/2, 3/2। तो बच्चों पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, पी आर ये वाली वैल्यू कितनी हुई है, 3/2 हो गई। ऐसे ही साइन 60 आर क्यू ओवर पी क्यू, यानी कि यहां से आर क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू तो 3 है, 3 साइन 60 यानी कि 3√3। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए ये वैल्यू हमारी कितनी हुई थी, ये हुई थी 3/2, और ये कितनी हो गई 3√3/2। तो ध्यान से देखिएगा। अब मुझे चाहिए पी आर,
अगर मुझे वेक्टर पी आर चाहिए, पी आर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को जा रहे हैं, पी आर कितना हो गया है मैग्नीट्यूड 3/2 और वो क्या है यूनिट वेक्टर आई। भैया पी आर 3/2 आई हुआ कि नहीं। अब मुझे चाहिए आर क्यू बाई एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, तो यूनिट वेक्टर जे लेंगे हम, तो वेक्टर आर क्यू कितना हो जाएगा 3√3/2 इंटू जे उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमें पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब इस पी क्यू की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये -4i प्लस दिस ओवरऑल ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -5/2i प्लस 3√3/2 जे। तो यहाँ से वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू ये आई, यानी कि आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मुझे यूनिट वेक्टर यानी कि ओ क्यू के अलाउंग यूनिट वेक्टर पूछ रहा था कि नहीं, डिटरमाइन द गॉस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। तो ओ क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों √13। तो करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 4। यस, if A is equal to B plus C, then is it true that mod A equal to mod B plus mod C? Justify your answer. क्लियर है बच्चों। तो आइए वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस C के मैंने दोनों तरफ मॉड लगा दो और स्क्वायर कर दो। मॉड A स्क्वायर इक्वल टू मॉड B प्लस C का स्क्वायर। अब मॉड B प्लस C के स्क्वायर को हम B प्लस C डॉट B प्लस C लिखेंगे कि नहीं। अरे कोई वेक्टर है मॉड A स्क्वायर, तो ये A डॉट A होता। अब इनको अंदर डॉट प्रोडक्ट करिए, तो बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ये मॉड बी स्क्वायर हो गया बी डॉट सी डॉट बी का मतलब हो गया बी डॉट सी, और सी डॉट सी का मतलब मॉड सी स्क्वायर। तो क्या बना बच्चों मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डॉट सी। मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर ट्वाइस मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा बी डॉट सी को। अब अगर थीटा 0 है तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड बी मॉड सी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड बी मॉड सी, यानी कि मॉड बी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर। सो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। कहने का मतलब ये है कि अगर बी और सी के बीच एंगल 0 डिग्री है तब तो ये बात ट्रू है ये वाली, और अगर एंगल 0 डिग्री नहीं है तो फिर उस केस में ये पूरे के पूरा सिस्टम मॉड बी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर नहीं बन सकता। और नहीं बन सकता है तो फिर मॉड ए की जो वैल्यू है वो मॉड बी प्लस मॉड सी के इक्वल नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चों, करिए नोट। चलिए बच्चों और देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी कई बार 1 या 2 नंबर में आ जाती है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ध्यान से सुनिए, एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, और जो दो वेक्टर ए बी के रिजल्टेंट के पैरेलल। तो मैंने मान लिया लेट सी इज द वेक्टर विच इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सी वो वेक्टर है जो ए और बी के रिजल्टेंट है। भैया सी किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी के। अब ए और दोनों बी को जोड़ दीजिए तो वेक्टर सी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया √10 आया। तो यूनिट वेक्टर सी कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर सी प्लस माइनस वेक्टर सी ओवर बी मॉडुलस। कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, उस वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये यूनिट कैप सी आ गया, और मुझे चाहिए वेक्टर सी। तो वेक्टर सी और वो भी कौन सा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो भैया इस यूनिट वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इसका 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, किसी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो वेक्टर सी कितना हो गया प्लस माइनस 5 यूनिट वेक्टर सी प्लस माइनस 5 फिर आई प्लस जे ओवर √10। बस 5 को अंदर ले जाओ और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये वो वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, 8 नंबर प्रॉब्लम है ये।
यस आइए, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। सिंपल प्रॉब्लम है, 11th क्लास की प्रॉब्लम है। हमें बताना है कि 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। तो देखिए बच्चों, मैंने ए बी सी तीनों के पोजीशन वेक्टर ले लिए, यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ सी। यहां से बच्चों मैंने वेक्टर ए बी निकाला जो कि ओ बी माइनस ओ ए होगा, वेक्टर बी सी निकाला ओ सी माइनस ओ बी, और वेक्टर ए सी निकाला ओ सी माइनस ओ ए। तीनों आ चुके। अब यहां से मैंने ए बी का मॉडुलस निकाला, बी सी का मॉडुलस निकाला, ए सी का निकाला। अब ए बी और बी सी के मॉड को ऐड करा, 2√14 प्लस 3√14, ये आ गया 5√14, जो कि ए सी के इक्वल था। तो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा सीन बनता है, पहले हमने डिस्कस करा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, अगर ऐसा सीन बनता है कि दो पॉइंट के बीच का सम यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो हम क्या कहेंगे, यस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। जल्दी बोलो, देखो इधर, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर हो जाता है तो ऐसा तभी होगा ना जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो हम लिख देंगे यस सो ए बी सी आर कोलिनियर। अब उसने कहा था कि पॉइंट बी इस ए और सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सिंपल, हमने यहाँ पे ए बी ओवर बी सी निकाला जो कि 2/3 आ गया। तो साफ सी बात है, ए बी रेशियो बी सी कितना हो गया, ये रेशियो 2 और ये 3 हुआ या नहीं हुआ। तो पॉइंट बी डिवाइड ए सी इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनल। भाई बी के लिए ये तो होगा, मैंने पूरा ए बी ओवर बी सी निकाल दिया, ए बी ओवर बी सी 2/3 आया, तो इसका मतलब ये 2 और ये 3, तो रेशियो इसका 2:3 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बच्चों। अच्छा, कोलिनियर प्रूव करने के लिए बच्चों एक तरीका और था इसका। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट थे ए बी सी, तो मैं यहां से ए बी निकालता, और बच्चों क्या निकालता है यहां से, जल्दी बोलो, ए सी निकाल लो। ए बी और ए सी निकाला। अगर इन दोनों का ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों वेक्टर यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे या दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। ये हमने दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर हैं, बोलो जल्दी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोलिनियरिटी के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो वेक्टर ए बी और ए सी निकाला मैंने, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो यस हम कहेंगे कि हमारा पॉइंट तीनों कोलिनियर है।